नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 2026 ये वो तारीख है जब राजस्थान सरकार को किसी भी हाल में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया और फाइनल फैसले से ये जाहिर होता है कि अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विकास में बाधा बना पंचायत और निकाय चुनाव में किसी भी तरह का विलंब कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या होगा? क्या सरकार महज 40 दिनों में चुनाव कराने में सक्षम है? क्या सरकार इतने कम दिनों में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, चुनावी परिसीमन, प्रशासनिक तैयारी, एससी एसटी आरक्षण और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण व्यवस्था तैयार कर पाएगी? या फिर कहीं राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में है? चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा के जरिए इन तमाम ज़रूरी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सौरभ दुबे और मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश थोलिया जी और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता संजय शर्मा जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी इस वक्त आ रही है पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर, 31 जुलाई 2026 आखिरी अल्टीमेटम की तारीख दे दी गई है। किस तरीके से इस आदेश को देख रहे हैं, इस फैसले को देख रहे हैं? आपकी प्राथमिकता टिप्पणी से शुरुआत करना चाहूँगा सुरेश जी। माननीय न्यायालय ने जो कहा है कि 31 जुलाई से पहले चुनाव होने चाहिए, सरकार के स्तर पर हमेशा पहले भी जब न्यायालय ने टिप्पणी की तो भी सरकार तैयार थी, क्योंकि सरकार को जो काम करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, जो एम्प्लॉइज अवेलेबल कराना है, बाकी दूसरी व्यवस्था है। मुख्य काम इसको इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को करना है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक पद है, संवैधानिक व्यवस्था है। जब भी इलेक्शन कमीशन के चुनाव करवाने और डेट जब निकालेंगे तो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार हमेशा उसके लिए तैयार है। ये काम जो है आगे बढ़कर के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन को या राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। ठीक है, लेकिन क्या वाकई में इतने कम समय में चुनाव कराना संभव है? क्योंकि 40 दिन का समय जो है महज शेष बचा हुआ है। आपको क्या लगता है? इसमें ये एक जो टेक्निकल जो इश्यूज है, एक दो चीजों को लेके हम्म। सबसे बड़ा जो है वो ओबीसी आयोग को है। हम्म। उनकी रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं मिली है और मई 2025 में ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। जी। उसके साथ समस्या ये है कि जो आयोग का गठन हुआ है हम्म। ये सुप्रीम कोर्ट का दो डिसीजन है, एक के कृष्णमूर्ति और एक विकास कृष्ण राव बनाम महाराष्ट्र 2021 का मामला। हम्म। उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हम्म। आपको एक लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस है, हम्म। पंचायत के और नगर के, उनके लिए आपको एक डेडिकेटेड कमीशन बना पड़ेगा। हम्म। और वो जो आयोग है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, साइंटिफिक स्टडी करेगा कि जी। उस क्षेत्र में जो लोकल बॉडीज है वहां पर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ओबीसी समूह कितना पिछड़ा है हम्म। और उसका कितना जो भागीदारी है वो जितनी होनी चाहिए उससे कितनी है। इसके ठीक है, लिए अपडेटेड डाटा चाहिए और ये एक एक, एक पंचायत को लेकर के, एक एक वार्ड को लेकर के होना है। तो ये काफी डीप स्टडी है, लेकिन इसलिए देखिए सुरेश इसमें जी, आपका जो पहला मतलब मेरे सवाल का जवाब आपने दिया था कि आयोग की तरफ से इस तरह का विलंब किया जा रहा है, लेकिन आयोग जब हाईकोर्ट के सामने समक्ष पेश आता है तो वो कहता है कि जो ज़रूरी डेटा थे, आवश्यकता डेटा थे, सरकार की ओर से उनको मुहैया ही नहीं करवा गए। यानी कि आप आयोग की ओर नाम डाल रहे हो और आयोग आपके ऊपर नाम डाल रहा है। तो आखिर में ये जिम्मेदार कौन है इस चुनाव के विलंब को लेकर? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो डाटा की जहां तक बात है, आयोग जो है उसको जो डाटा चाहिए उसकी बात है। हम्म। जन आधार के कुछ हम्म। डाटा आयोग को अवेलेबल कराए गए थे, ओबीसी आयोग को, हम्म। लेकिन उस उन्होंने कहा कि इससे वो साइंटिफिक स्टडी नहीं हो सकती है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी प्रकार का अध्ययन उसको हम्म। लेकर के कुछ चुनौती, क्योंकि पहले जनगणनाओं में ये सब डाटा जो है ओबीसी जाति के आधार पर ये सब लिए नहीं जाते, उसके कारण से कुछ इश्यूज है। तो ये जैसे ही आयोग है ये डाटा दे देंगे, रिपोर्ट दे देंगे, उसके तुरंत बाद में अगर स्टेट आसान इलेक्शन शब्दों में अगर कमीशन है वो कहूँ, निर्णय अगर करेगा। आसान शब्दों में आपके तमाम वक्तव्य को समझूं तो क्या चुनाव आयोग विलंब कर रहा है, इसकी वजह से चुनाव में विलंब हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओबीसी जो आयोग है हम्म। उसके जो आंकड़े, जो डाटा जो मिलने हैं, उसके आधार पर फिर ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। हम्म। उस बाद समुदाय है, एसटी समुदाय है, महिला है, इन सब के आरक्षण की प्रणाली तय होगी और हम्म। उसके यदि ये सब चीजें नहीं करी जाएगी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर के अटकेगा। सुप्रीम कोर्ट में ठीक कोई है, ना कोई चला जाएगा तो और लगता है सुप्रीम कोर्ट उस सरकार इलेक्शन को कैंसिल कर देगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के कोशिश में है, मुझे ऐसा लगता है।
क्यों? नहीं सरकार नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये चीजें कुछ है, ये जरूरी चीजें पूरी होनी जरूरी है। यदि नहीं हो सकती 40 दिन में तो फिर उसका विकल्प क्या है? भाई आप हायर अथॉरिटीज में जाएंगे, उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ऐसा अभी वो डिसीजन सरकार के पास आएगा, उसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उसके माइन्यूट्स क्या है, उसको देखा जाएगा। ठीक है संजय जी, आपने सुना सुरेश जी ने क्या कुछ कहा है, कितना सहमत है उनके तमाम बयानों तर्कों से, और साथ ही साथ क्या लगता है क्यों सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती? संजय जी। संजय जी, आपसे एक अनुरोध है, कृपया नेटवर्क कवर क्षेत्र में आके बात करें क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, आप वापस लौटिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। अ, तब तक मैं सुरेश जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। सुरेश जी, तमाम जानकारों का ये कहना है कि कई चुनौतियां हैं। अगर 40 दिन के इस सीमा के विथिन अगर आप चुनाव कराते हैं तो प्रशासनिक चुनौती, चुनावी परिसीमन, आरक्षण व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारी, यहाँ तक कि पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी ऐसी बेसिक मूलभूत तमाम चुनौतियाँ आपके समक्ष पेश आ रही है। किस तरीके से निपटेंगे इसे सुरेश जी? इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आरक्षण वाली है। रिजर्वेशन आप किस कैटेगरी में किस तरीके से दोगे, एक ये सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी जो आप परिसीमन की बात करो तो पंचायतों का हो चुका है। शहरी क्षेत्र में कुछ परिसीमन से जुड़ी जनसंख्या के अनुपात में जो रीऑर्गेनाइज होना है उससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, हम्म। उनको दूर करना है। उसके हम्म। बाद सरकार जो है वो पुलिस बल से जुड़ी जरूरतें हैं, या अपन ये कह सकते हैं बाकी कर्मचारियों से जुड़ी है, उसको हम्म। लेकर के कोई खास कठिनाई नहीं आएगी, सरकार उसको कर हम्म। लेगी। हाँ, सरकार का ये प्रयास है कि वन स्टेट वन इलेक्शन जो है उसको हम्म। ध्यान में रखते एक साथ चुनाव करवाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। बाकी स्टेट हो गए, दूसरे हो गए, केंद्र शासित हो गए, वो सरकार ले सकती है। पर जब हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की तारीख को तय कर दिया है तो वन स्टेट वन इलेक्शन की मंशा पूरी होना संभव है? हाँ, सरकार का प्रयास रहा है, लेकिन यदि माननीय न्यायालय का ऐसा रुख रहेगा और यदि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि हमें 31 जुलाई तक ही करवाना है इलेक्शंस, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है संजय जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी के पास शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, कुछ नेटवर्क कवर क्षेत्र की वजह से। लेकिन सुरेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटना चाहता हूं। जब मैं इस डिबेट की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम वीडियोस वायरल हो रहे थे, खासतौर पे विपक्षी नेताओं के, जो लगातार भाजपा पे तमाम गंभीर आरोप लगा रहे थे। उसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए। सचिन पायलट का एक वीडियो वायरल हो रहा है हाल फिलहाल में, कुछ ही घंटों पहले का है, जिसमें वो आप पर छात्र संघ चुनाव न कराने का आरोप भी लगा रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव में जो विलंब हो रहा है उसकी जिम्मेदार तो आप हैं ही, ऐसा सचिन पायलट का कहना है। लेकिन आपने तथाकथित रूप से छात्र संघ चुनाव न कराने की दारोमदार भी आप ही का है सुरेश जी। छात्र संघ चुनाव कांग्रेस में आप बताइए क्या हो रहे थे क्या? इन्होंने क्या नियमित रूप से उसकी कोई प्रक्रिया तय करी थी क्या? हम्म। इन्होंने ही तो वो सारे काम बंद करे थे। हम्म। तो वो एक चीज है, उसमें एक मुद्दा है कि भाई इलेक्शन छात्र संघ चुनाव से जुड़ा हुआ है कि भाई उनकी शिक्षा जो है हम्म। वो व्यवस्था वो बाधित नहीं हो, उसको लेकर के कुछ निर्णय करना है। तो उसमें यूनिवर्सिटीज का पक्ष होता है, राज्यपाल का पक्ष होता है, हम्म। बाकी छात्रों के का भी पक्ष होता है, उन सबको ध्यान में रख करके करता है। लेकिन सचिन पायलट जी को अपने समय का बताना चाहिए था कि कांग्रेस के समय में क्या था। हम्म। ठीक है, कांग्रेस के वक्त में मैं समझता हूँ कि चुनाव नहीं हुए, लेकिन आपको सरकार में आए हुए भी 2.5 साल हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर जो काम कांग्रेस ने नहीं किया तो आपको करना चाहिए था? माफी चाहता हूँ, एक बार फिर से सवाल। सौरभ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी 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 संजय जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, अगर आपने सुरेश जी के अब तक के तर्कों और बयानों को सुना है, क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे, और आखिर क्या लगता है कि चुनाव में इस तरीके का विलंब हो क्यों रहा है संजय जी? देखिए सौरभ जी, अगर कोई सरकार हठ धर्मिता पर आ जाए, ईगो चेम्बर्स में रहना शुरू कर दे और ये तय कर ले कि चुनाव नहीं करवाने, हम्म। जबकि ऐसी कोई परिस्थिति राज्य में भी नहीं है, ऐसी कोई त्रासदी नहीं है, ऐसा कोई ह्यूमन, कोई ऐसा कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। आप याद रखिए सौरभ जी, 2021 में कोरोना के अंदर हम्म। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में चुनाव होते देखे हमने। हम्म।
जी संजय जी माफ़ कीजिएगा, आपका नेटवर्क शायद परेशान कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सुरेश जी, मैं एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे सीधा यही था कि जी संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा जी जी, हूँ। आप तो अपनी मैं बात वही कह रखिए। रहा हूँ सर, जी। अगर देखिए, अगर असेंबली इलेक्शन कोविड में हो सकता है, अगर बाकी काम कोविड में हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है सरकार कह रही है, सरकार ने खंडपीठ के सामने कहा क्या, ये आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इनके आप बहाने देखिए। हम्म। संजय जी, आपकी आवाज़ माफ़ कीजिएगा बहुत परेशान कर रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं संजय जी? तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई कीजिए। संजय जी अपने तमाम तर्क रखना चाहते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क शायद उनका साथ नहीं दे रहा। सुरेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटना चाहता हूँ। जहाँ तक अभी तक सुरेश जी का बयान सामने आया है संजय जी का, वो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि आप हठधर्मिता पे आ गए। अगर जानबूझकर इस तरीके का विलम्ब किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो चुनाव कराना किसी भी हाल में संभव नहीं है। और तमाम वजहें दी जा रही हो, खासतौर पे बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं इसके समर्थन में। इसको लेके क्या करेंगे आप सुरेश जी? नहीं, बेतुके तर्क वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ एक दो बातें जो सरकार ने माननीय न्यायालय के अंदर रखी, वो ये कि एक तो जो अप्रैल मई के बाद बच्चों का सेशन शुरू, सॉरी जुलाई से जो बच्चों का सेशन शुरू होगा, हम्म। उसमें टीचर्स है वो एंगेज रहेंगे। ये एक लॉजिकल बात है। इसी समय मानसून भी आता है, तो ज्यादातर जो किसान वगैरह है वो खेती में लगे रहते हैं। ये एक दो तर्क दिए हैं, ठीक है, ये इनको पर्याप्त नहीं माना जा सकता, ये बात हम भी मान रहे हैं, लेकिन ये एक तर्क हो सकती है, कुछ होना है। यदि उस रिपोर्ट को आप नहीं मानोगे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव रद्द भी हो सकते हैं। तो यदि आपने चुनाव जल्दीबाजी में करवा भी लिए, तो उसका क्या होगा? अब ये कांग्रेस का ये कहना है कि आप बिना ओबीसी के आयोग की रिपोर्ट आए भी आप करवा सकते हैं। तो ओबीसी आयोग के शुक्रिया सुरेश जी। जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त हो चला है इस डिबेट को समाप्त करने के लिए, इसलिए ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि कुर्सियों की फिक्र में चुनाव चलते जा रहे हैं। गांव शहर के मुद्दे बस कागज़ों में पलते जा रहे हैं। अदालत ने कहा अब जनता को हक दो, न्याय दो, लेकिन हुक्मरान है कि तारीखों पर ही चलते जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति अब अदालत की हेडलाइन और सरकार की तैयारियों के बीच फंस चुकी है। एक तरफ हाईकोर्ट का सख्त आदेश है, दूसरी तरफ परिसीमन, आरक्षण और प्रशासनिक तैयारियों का लंबा गले। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार वाकई 31 जुलाई तक लोकतंत्र का ये महापर्व करा पाएगी, या फिर चुनाव से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता इंतजार तो कर सकती है, लेकिन अनिश्चितता ज़्यादा लंबी नहीं चलती। पंचायत और निकाय सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि ये गांव और शहर की सरकारें होती है, और जब सरकारें ही अधूरी हों तो विकास की फाइलें भी अक्सर अलमारी में धूल फाकती नजर आती है। फिलहाल निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर हैं और सरकार की अगली रणनीति पर भी। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता अदालत की खड़ी से तेज दौड़ती है, या फिर चुनावी रास्ता किसी नई कानूनी लड़ाई में उलझता है। इसी के साथ आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं सौरभ दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया।